कैसे अप्लाई होंगे, हमने सारे न्यूमेरिकल पार्ट देखे, राइट। मैं ट्राई करूंगा और क्वेश्चंस आज एक पीडीएफ और भेज दूं प्रैक्टिस पर्पस के लिए, ठीक है। वो प्रैक्टिस के लिए कंपलसरी नहीं है, मतलब कंपलसरी तो क्या बोलूं, आपकी मर्जी, जितना कर लो उतना बेटर है, बट ये वाला पीडीएफ कंपलसरी था। आज जो पीडीएफ आएगा वो ऑप्शनल है, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, बट कर लेना बेटर रहेगा आपके लिए। अच्छा, अब ध्यान से पहले मुझे बताओ, क्या किसी क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट है? किसी, कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 बहुत कॉमन था, 4th क्वेश्चन, राइट। अच्छा, पहले आपके डाउट ले लेते हैं बेटा, जो आपको मैंने पीडीएफ भेजा था उसके डाउट्स क्या है। कोई कुछ नहीं लेना, अरे भैया क्या कितनी बकवास कर रहे हैं। मैम अच्छा भाई थोड़ा प्लीज शांत रहो यार, शांत रहो शांत रहो, एक एक करके सारे लेंगे, सारे शांत रहो भाई, शांत रहो यार। पहले सबसे पहले डाउट बताओ कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 1 बताया किसी ने? क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जल्दी मैम, 1 मिनट, अभी अभी खाते हैं मैम, बस क्लास के बाद, अभी रुक जाओ, क्लास के बाद खिलाना भाई। क्वेश्चन नंबर 1 लाओ। अरे किसका डाउट था? आपका डाउट था मैम। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? प्रोडक्शन फॉर, मैम वो परचेज, अगर परचेज ऑफ मशीनरी है फॉर ओन यूज, तो बेटा वो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं है। आपने बस ओन यूज पढ़ रहे हो और आप कह रहे हो इंक्लूड कर दो। भाई प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन मतलब क्या होता है? मैंने कोई गुड प्रोड्यूस करा, उस गुड को मैंने थोड़ा बेचा और थोड़ा सेल्फ कंज्यूम करा, राइट। अगर आप मशीनरी परचेज कर रहे हो, दैट इज नॉट प्रोड्यूस, दैट इज परचेज। तो आप ओन यूज पे परचेज करो, इसका मतलब वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ओ सॉरी इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं, वो मशीनरी वाली बात। दूसरा वो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन भी, वो बस मजे लेने की बात करिए, आपको उसे कंप्लीटली इग्नोर करना है, कहीं पे भी कुछ भी नहीं आएगा। बस आंसर बताएगा कोई इसका? एनवीएफसी कितना आया? एनवीएफसी, मुझे इस क्लास में सिर्फ प्रसन्ना पे भरोसा है, कितना आया? 280, वेरी गुड बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन वो परचेज ऑफ मशीनरी टू बी यूज इन प्रोडक्शन यूनिट। भैया परचेज ऑफ मशीनरी प्रोडक्शन में यूज हो, कहीं पे भी यूज हो, उसका कोई भी काम नहीं है। सेकंड वाले का एनवीएफसी प्रश्न कितना है बेटा? सेकंड का है 108। ऐसा आप लोग बता रहे हो, ठीक है। जहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा उसे मैं सॉल्व करूंगा। तो भाई होमवर्क पक्का? मां कसम, हाँ मां कसम, हाँ तो कहते मां कसम करा है, मां कसम निकाला, कुछ गड़बड़। बैठ जा बेटा, अभी चेक करते हैं फिटोगे तो। सेकंड वाला बेटा, सेकंड क्वेश्चन में नेट वैल्यू एडेड में, इसमें आपने क्या करा होगा? पहले आपने जीवीएएमपी निकाला होगा। हाँ मैं कर दूं बेटा। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन माइनस में इंटरमीडिएट कॉस्ट, कितना आया? 120। फिर आपको निकालना है एनवीएएफसी, इसमें करेंगे 120 माइनस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कहां दे रखे भाई? माइनस एनआईटी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी 0 है। मैं एक्साइज ड्यूटी जो है ना, वो एक फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जब आपको पूरा इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, इसका मतलब बंदे ने चाहे एक्साइज पे कराओ, चाहे जीएसटी पे कराओ, चाहे वैट पे कराओ, चाहे कोई, हर तरह का इनडायरेक्ट टैक्स आपने इनडायरेक्ट टैक्स में ले लिया ना, तो एक्साइज ड्यूटी तो वो 6 ऑलरेडी इनडायरेक्ट टैक्स में इंक्लूडेड है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है? एक्साइज, जीएसटी, कस्टम, वैट, ये सब आते हैं। अब एक्साइज ऑलरेडी आपने जब इनडायरेक्ट टैक्स का मेन हेड दिया है, तो वो एक्साइज ऑलरेडी इंक्लूड होगा ना उसमें। अगर वहां पे दिया होता जीएसटी 12 और एक्साइज ड्यूटी 6, तब आप दोनों का ऐड करते, क्योंकि दोनों इनडायरेक्ट टैक्स होते, मिलके बनते। समझ रहे हो मेरी बात?
हाँ जी, पहली बार चले। बेटा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का कोई काम नहीं है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का कोई भी काम नहीं है, वहां पे रॉ मटेरियल का परचेज स्टॉक कुछ नहीं लेना, क्योंकि ऑलरेडी इंटरमीडिएट डायरेक्टली दिया हुआ है। रॉ मटेरियल का परचेज वगैरह तब लेना होता है जब इंटरमीडिएट नहीं दिया। कितना आ रहा है बेटा ये 108। रिया जी क्लियर है आपको? रिया जी जल्दी बताओ क्लियर है? बेटा जल्दी आ जाओ यार। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने क्लास में करवाया था। आंसर क्या आ रहा है? GNP एट FC कितना 3900। प्रश्न इतना आ रहा है आपका 39 आ रहा है। बेटा पीछे संचित 3900। ओके जी सेम आएगा। यार सेटल होना भाई जल्दी से, डिस्टर्ब क्यों कर रहा है, जल्दी सेटल है। अरे भाई चेयर आगे, सिद्धार्थ भाई आगे बैठना पीछे बैठ, आगे तो चेयर उठा के आगे रख दे। फर्स्ट क्वेश्चन में मैम अगर वहां पे सेल दे रखी है ना तो वो टोटल सेल है। अगर एक्सपोर्ट ऐड करना होगा ना तो मतलब डोमेस्टिक सेल, डोमेस्टिक सेल अलग है, तब आप एक्सपोर्ट ऐड करोगे ना। अगर क्वेश्चन में सेल दिया है उसका मतलब वो क्या है, वो सारी सेल है, चाहे वो A B C D किसी को भी करिए, इवन वो एक्सपोर्ट हो, वो सेल मतलब टोटल सेल है। अगर डोमेस्टिक सेल होता तब आप एक्सपोर्ट ऐड करते हैं। अच्छा फोर्थ में आपको पहला निकालना है NIT। कितना आ रहा है NIT? कितना आ रहा है? और NDPFC इसमें गड़बड़ हो रही है। सुनो भाई, सुनो भाई ध्यान से, अब मेरे को नहीं पता आंसर क्या है, मैं करवा रहा हूँ। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भाई क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से देखो। बेटा यहाँ पे ना आपको सुनो यार, अरे यार अगर आप बातें करोगे ना तो काम नहीं हो रहा, फिर मैं स्किप कर देता हूँ, ये फायदा नहीं है, मैं टॉपिक पे जाता हूँ, पता नहीं क्यों डिस्कशन हो रहे हैं। अगर आपको NIT निकालना है तो आपके दिमाग में पहली चीज आना चाहिए, कहीं पे क्वेश्चन में MP से FC कन्वर्ट हो रहा होगा, गारंटेड। मैंने पढ़ा भी नहीं क्वेश्चन, मुझे पता है MP से FC कन्वर्जन हो रहा होगा तभी NIT दिया हुआ है। तो आप अगर क्वेश्चन में देखोगे आपको एक कंपोनेंट दिया है NNP एट MP, और आपको एक कंपोनेंट दिया है GNP एट FC। लेकिन देखो गड़बड़ क्या है, पहले मुझे इसमें से माइनस करना पड़ेगा डेप और ऐड करना पड़ेगा NIT, क्योंकि भाई मुझे यहाँ पे ग्रॉस से नेट पे जाना है, डेप माइनस करूंगा, और MP FC से MP जाना है तो NIT क्या होगा प्लस। अब आप ये देखो, ये दे रखा है आपको 1400, बेटा इसकी वैल्यू दे रखी है 1300, माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना है प्लस NIT ये रहा, तो बेटा ये आएगा 1400 इज इक्वल्स टू 1200 प्लस NIT, ये हो जाएगा NIT की वैल्यू विल बी 200। ये समझ आया? अच्छा अगर आपको बोला NDPFC निकालो तो भैया NDPFC इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या, आपको NNPMP दिया हुआ है सबसे पहला कंपोनेंट, उसमें आप क्या करोगे, N से N तो सही में, हाँ नेशनल से डोमेस्टिक उल्टा आना है तो माइनस करेंगे नफीफा, और MP से FC में माइनस NIT। तो बेटा ये आपको 1400 दिया है क्वेश्चन में ऑलरेडी, नफीफा आपको ऑलरेडी दिया है माइनस में 20, और NIT आपने ऊपर निकाला है 200, तो ये हो जाएगा 1220, ये 20 माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। अरे यार नेट क्या हो गया।
बच्चे आवाज आ रही है आपको? आपको आवाज आ रही है? कंफर्म। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हुआ था अभी बीच में। अविनाश, अजीज, फैज, केशव, रिया, साहिल, विवेक। ये सर बेटा थोड़ा सा ग्लिच हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। ये भाई क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 डन। 5 पे आओ भाई। एग्जाम्पल 5 बता दो फटाफट से। एग्जाम्पल 5 में एनडीपीएमपी निकालना है। एनडीपीएमपी कितना है? किसी का कुछ अलग आंसर? बेटा जीडीपीएमपी निकाला है आपने, जीडीपीएमपी निकाला है। एनडीपीएमपी में कन्वर्ट माइनस डेप करना है। डेप माइनस करना पड़ेगा, एक बार चेक करिए, इजी का क्वेश्चन है, नहीं है इसमें कुछ। एग्जाम्पल 6 अगेन जीएनपीएमपी निकालना है। कितना? 1480 आ रहा है। प्रश्न कितना आ रहा है? आरुषि जी कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? अनुष्का जी आपका उल्टा आ रहेगा, बेटा देखना जरा क्या करा। करा दूं? अब भाई आ जाओ, सुनो एक बार आ जाओ। एग्जाम्पल 6 वहां पे तो 9th क्वेश्चन है, 9 जो लिखा हुआ है वहां पे। जीएनपीएमपी निकालना है, मेथड कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन मुझे मेथड पढ़ते ही समझ आ रहा है कि ये इनकम मेथड से सॉल्व होगा। इनकम से सॉल्व हो रहा है, राइट? तो पहले मैं लगाता हूँ जीडीपीएमपी का फॉर्मूला। ओ सॉरी सॉरी, जीडीपी क्यों, पहले मैं निकालूंगा एनडीपी एट, इसे बोलते थे डोमेस्टिक इनकम, राइट? है ना, डोमेस्टिक इनकम बोलते थे सर। ये निकलता था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। अब यहाँ पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या आपको डायरेक्टली दिया है? नहीं, लेकिन आप देखो फर्स्ट में आपको वेजेस एंड सैलरी दिया 800 प्लस फिफ्थ में आपको दिया है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। बेटा ये 100 ऐड करा था किसी ने? ऐड करेंगे इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस मुझे डायरेक्टली दिया है कितना? तो बेटा कोई रेंट कोई रॉयल्टी कुछ देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फालतू टाइम पास कर रहा है आपके साथ, जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है आपकी। और लास्ट मिक्स इनकम कितनी है? 500। अबे इसमें करना क्या? या गया 1600। बेटा एक ना चम्मच जहर ले आना अगली क्लास और मेरे को खिला देना पहले। देखो ओके भी बोला, कोई बेशरम, शर्म भी नहीं आ रही बिल्कुल। वो देखो वो कह रही है एग्जाम के बाद प्लस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी प्लस, वे कौन बोला माइनस एनआईटी? यार तुम ना बीच में मत बोला करो, गलत गलत वाले बच्चे, कोई बोला बीच में माइनस एनआईटी, चेतना है ना? देखो अब बोल भी नहीं, चुप हो गई। एनआईटी को प्लस करेंगे ना एफसीएमपी, और माइनस करेंगे और प्लस नफी का। ठीक है भाई, नेट से ग्रॉस, डोमेस्टिक टू नेशनल प्लस नफीफा एफसीएमपी। अब एनडीपीएफसी निकला 1600। बेटा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 30 दिया है, 10th कंपोनेंट चेक करो। प्लस बेटा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको दिया है डायरेक्टली 70 प्लस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है, वहां पे दिया है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी ये नफीटा दिया है और नफीटा दिया है -20। तो बेटा नफीफा तो +20 ही होगा। पहले ही बोला था वहां पढ़ लेना, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड लिखा है क्वेश्चन में। 1720 आ जाएगा भाई। आपने गलती पता कहां करी होगी? यहां करी होगी गलती, अगर किसी ने करी होगी। टक्कर मार लो दीवार में। बेटा ये मेरा काम नहीं है, तू थोड़ा कन्वर्जन याद कर, अभी कोई रैप्टे वैप्टे पड़ जाएंगे खामखा, एक आधे में चेक हो जाएंगे भाई, मेरी खोपड़ी खराब मत करो। एफसी पे एमपी कन्वर्जन वर्जन याद नहीं हो रही तुम्हें? मैंने पहले बोला था याद कर लेना। बेटा कैसे होगा? वहां देख, वहां पे डोमेस्टिक है,
बेटा सुन एक प्लीज बेटा, वहां पे डोमेस्टिक लिखा है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, क्या करता है डोमेस्टिक से नेशनल में, क्या होता है नफीफा, प्लस होता है, वहां पे क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, माइनस। यहाँ से नफीफा निकालना तो साइन को चेंज करना था, ये भी +20 आ गया तो वहां पे +20 कर दिया। ठीक है, अब कन्वर्जन याद है तुझे, पक्का, मेथड याद है तुझे, पक्का। इरिटेट मत करा करो मुझे, मैं बता रहा हूँ, तुमने मेरा गुस्सा देखा नहीं है, लिटा लिटा के मारता हूँ बच्चों को। अच्छा एग्जाम्पल 7, अबे जल्दी आओ यार, मुझे इतना अच्छा इतना प्यारा टॉपिक करवाना था ना मुझे, तुम टाइम वेस्ट करवाते हो मेरा फालतू। हाँ ऑपरेटिंग सरप्लस जल्दी बताओ सर, फर्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए बेटा। फोर्थ क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे बता दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये जो ऑरेंज में करा हुआ है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मैम। अरे मैं क्या सोच के आया था आज। फोर्थ क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो स्नेहा, क्लास में अगर फिर भी समझ ना आए क्लास में पूछना एक बार। ऑपरेटिंग सरप्लस भैया सुनो सुनो, ऑपरेटिंग सरप्लस कितना आया 2500, और डोमेस्टिक इनकम मतलब एनडीपी एट एफसी कितना आया 47। साहिल भाई वेरी गुड, 4700। किसी का कोई गलत आ रहा है, जल्दी बोलो, टेंशन नहीं है, बताओ बताओ। अरे डरो मत भाई, कुछ नहीं कर रहा यार, वो लेटा लेटा के मारने वाली वाले डरे गए क्या। हाँ शुभम सही आया तेरा, तूने करा ही नहीं। हाँ एनडीपीएफसी, बेटा एनडीपीएफसी ना, देख तूने सेकंड कंपोनेंट में ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लिया है, ये निकल गया। अब बेटा एक बात बता, एनडीपीएफसी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। बेटा कंपनसेशन मुझे पहला कंपोनेंट दिया 2000, ऑपरेटिंग सरप्लस हमने फर्स्ट पॉइंट में निकाला कितना 2500, ये निकल गया है। और मिक्स इनकम कितना दे रखा है आपको, लास्ट में दिया 200। तो बेटा ये तेरे को क्या समझ नहीं आया। अगर आप बोलोगे सर ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकला, तो बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए आपको लेना है क्या, रेंट एंड इंटरेस्ट, ये दिया हुआ है डायरेक्टली, प्लस प्लस क्या रॉयल्टी दी है, नहीं तो रेंट रॉयल्टी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, थर्ड प्रॉफिट नहीं दिया डायरेक्टली, तो प्रॉफिट के कंपोनेंट देखो, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड और रिटेन अर्निंग जो भी होता था, ये सब ऐड करना है। चंगा जी, चंगा है सब, खुश हो। एग्जाम्पल 8 बताओ जल्दी से। तो पहले मुझे बताओ, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। कोई ऐसा बच्चा जिसकी मैं आरती उतारू, हाँ अरे बुला कर बताइए, नहीं रही हो गलत, कौन सा गलत है। अच्छा आपने उल्टा निकाल दिया, क्या बात है, 20-25, अच्छा चेक कर लेते भाई। आपको क्वेश्चन में एनएनपीएफसी दिया हुआ है, एनएनपीएफसी दिया हुआ है कितना, तो एक बात बताओ, एक बात बताओ नेहा जी, एनएनपीएफसी फर्स्ट कंपोनेंट क्वेश्चन में सबसे पहले आज से ना रूल बनाते हैं, मैं रूल बना, नंदिनी जी एक रूल है आज से नया, जैसे तुम्हें पता है जहां पे मैं गाली तो दे नहीं सकता है ना, तो जैसे मैंने बोला किसी का नाम लिया एग्जाम्पल के लिए, मैंने बोला शुभम, और मैं चुप हो गया, उसके बाद 1 सेकंड 2 सेकंड पॉज ले लिया, उसके बाद तुम पे लिखना ब्लैंक्स अपने आप भर लेना। अगर ऐसा किसी ने क्वेश्चन पूछा कि एनएनपीएफसी को नेशनल इनकम बोलते हैं, ठीक है भाई, मैम एनएनपीएफसी नेशनल इनकम होता है, ठीक है, तो एनएनपीएफसी दे रखा है ना, उससे रिवर्स कैलकुलेट हो जाए। चलो अब आपके इतने खतरनाक सारे डाउट करने के बाद हम बढ़ते आगे। आज मैं इस चैप्टर का ना, कौन सा वाला बेटा, ये रहा ना बेटा, रेंट इंटरेस्ट कॉर्पोरेट टैक्स डिविडेंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट सबको ऐड कर दें। बेटा रेंट इंटरेस्ट दे रखा है, रेंट इंटरेस्ट दे रखा है 800,
प्लस कॉर्पोरेट टैक्स दिया है 460 प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया है 300 प्लस डिविडेंड कितना दिया है 940 ऐड करना बेटा कोई नहीं 800 400 1260 1560 60 1500 2500 आएगा सही है 1600 925 ठीक आ जाओ भाई हो गया भाई यहां तक कोई दिक्कत चलो अब एक नया पार्ट बिल्कुल आप सबके लिए बिल्कुल नया है रुक जा बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्लास के बाद अब क्लास के बाद लाना अब यहाँ देख ले यार जब मैं 7 पे था तब तू पता नहीं कहाँ था तो तूने बोला क्यों नहीं जब चल रहे थे अब बाद में देखियो अब क्लास में जैसे एंड हो ना मुझे ले आइए क्वेश्चन तेरे को पर्सनली करवा दूंगा और किसी का डाउट है वाला क्वेश्चन आपका भी डाउट है 2 बच्चे और किसी का क्लास के बाद दोनों बेटा अब सुनो भाई ध्यान से ये हो गए होमवर्क के डाउट अब आप हेडिंग डालो भैया डिस्पोजेबल इनकम ठीक है ये एक लास्ट न्यूमेरिकल पार्ट है जो आपको नेशनल इनकम में पढ़ना है पार्ट ए में बाकी केंजियन थ्योरी में थोड़े और न्यूमेरिकल आएंगे बाद में बट ये नेशनल इनकम की कंपटीशन का लास्ट पार्ट है जो आपके 12th के सिलेबस में नहीं था है तो बहुत चुनना सा बढ़िया है कोई दिक्कत नहीं होगी आपको मतलब है तो बड़ा ऐसे बच्चे पता नहीं क्यों हवा कॉम्प्लिकेटेड बना देते ऐसे बट कुछ नहीं है जैसे बताऊंगा वैसे याद करना पड़ेगा बस ये है कि पैटर्न बताऊंगा वो याद करना पड़ेगा उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है याद हुआ तो कभी क्वेश्चन में जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी अगर याद नहीं है तो बेटा फिर आप यही पूछोगे कि एनएनपीएफसी और नेशनल इनकम सेम होता है तो पढ़ लो अभी भी टाइम है पढ़ लो नहीं हुए तुम्हारे पेपर पीछे सेम टाइम पे है वो देखो अगस्त में नहीं है जून में पेपर जो पहले पीछे इंटर के पीछे हुआ है 10 दिन 5 दिन कुछ ऐसे अब सुनो भाई अब सुनो ध्यान से पहले हम समझते हैं डिस्पोजेबल इनकम होता क्या है ठीक है अब एक एग्जांपल लेते हैं संचित भाई 2 अभी हमारे सिलेबस में पूरा 2 है अभी रुक जा 2 सेक्टर इकोनॉमी चल रही है डिस्पोजेबल इनकम मुझे लग रहा है तुझे अभी मतलब ही क्लियर नहीं है ढंग से क्या होता है डिस्पोजेबल जितनी इनकम स्पेंड कर देते हैं नहीं थोड़ा सा इनकम नहीं मैं बता रहा हूँ सेविंग्स जो बचता है नहीं मैं बताता हूँ सुनो नहीं वो नहीं अब सुनो शान शान अब मैं बता रहा हूँ संचित भाई मैं आपको इको पढ़ाने की सर्विसेज दे रहा हूँ उसके बदले एक पर्टिकुलर हम आपसे फीस चार्ज कर रहे हैं उस इनकम को क्या बोलते हैं फैक्टर इनकम फीस वाली फैक्टर इनकम क्या होती थी वो फर्स्ट क्लास में बताया था कोई भी ऐसी इनकम जिसके अगेंस्ट में गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज हो रहा है इट इज अ अर्निंग कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड इन बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज नेशनल इनकम है ना रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट वेजेस सैलरीज जितनी भी चीजों के बदले आपको किसी भी तरीके से गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज हो रहा है वो आपकी क्या है फैक्टर इनकम जैसे एक एग्जांपल दूं आपको तो रिटायरमेंट पेंशन भी एक फैक्टर इनकम है सर बोल के पेंशन तो सर एम्प्लॉय को रिटायर होने के बाद मिलती है तो वो तो उसके बदले तो कोई सर्विस नहीं दे रहा बेटा रिटायरमेंट पेंशन ना अभी जब करंटली आप जॉब कर रहे हो तो आपकी सैलरी से पीएफ रिटायरमेंट पेंशन ग्रेचुटी आप टैक्स में पढ़ोगे सारी चीजें ये सारी चीजें ना सैलरी से कटती है जैसे आपको कोई भाई होगा ना वो कह रहा होगा कि मैं यहाँ इस कंपनी में लगा हूँ और मेरा 15 लाख ऑफ पैकेज है तो वो 15 लाख ऑफ पैकेज होता है ना वो C2C मतलब कॉस्ट टू कंपनी होता है मतलब वो पूरा मिला के बेनिफिट्स बता रहा होता है 15 लाख के उसमें अगर आप नेट सैलरी देखोगे जो इन हैंड आती है तो वो 15 लाख की मतलब मोटा मोटा लगा लो 10 से 12 लाख उसको हाथ में मिलते होंगे राइट तो मतलब लगा लो 3 से 4 लाख रुपए आपके सीटीसी कट जाते हैं आपकी फैमिली का ईएसआई आपका पेंशन आपका रिटायरमेंट के बेनिफिट ग्रेचुटी सारी चीजें तो राइट तो आप रिटायरमेंट पेंशन जो है ना अपनी सैलरी से डिडक्ट करवा रहे हो हर साल जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा तो उस अमाउंट के लिए क्या आपने सर्विस नहीं दी है ना रिटायरमेंट पेंशन इज अ फैक्टर इनकम लेकिन ओल्ड एज पेंशन जो होती है जो सरकार वृद्ध लोगों को देती है वो क्या है ट्रांसफर है उसके बदले उन्होंने ना ही कोई गुड्स एंड सर्विस प्रेजेंट दे रही है ना ही कभी पास्ट में दी राइट तो मैं अपने एग्जांपल में आता हूं बेटा मैंने संचित को इको पढ़ाया
और इको पढ़ाने के लिए मैंने फीस चार्ज करी, लेट्स अज्यूम 10,000 रुपीज। मैंने बोला संचित भाई कोई दिक्कत नहीं, फाउंडेशन की हो जाएगी, 10,000 रुपए लगेंगे। संचित भाई ने कहा ओके सर। संचित भाई ने बेटा इस बार अच्छे से एग्जाम दिए और संचित भाई का सीए फाउंडेशन सही तरीके से बढ़िया एकदम क्लियर हो गया, इको में 90+। तो संचित भाई बहुत खुश हुआ और संचित भाई मेरे पास आया। अब वैसे संचित भाई ये तो एग्जाम्पल है बेटा, आप ऐसा कर सकते हो। मेरे पास आया, कह रहा सर, अरे सर आपने पढ़ाया क्या बात है, सर इसने निकाली 500-500 की वड्डी, ऐसे उड़ाई, उड़ा दी, तेरी मौज करो। बेटा मैं तेज हूँ, मैंने हवा में ही कैच कर लिए सारे नोट। और इसने काइंड ऑफ एक मुझे क्या दे दिया, गिफ्ट। कह रहा सर ये लो आपके लिए 5,000 रुपए जो इसने नोट उड़ाए थे, कह रहा खाओ पियो ऐश करो, ठीक है। फीस मिली 10,000 संचित से मुझे, गिफ्ट कितने का मिला, 5,000। अच्छा कोई मुझे बताएगा संचित से मुझे टोटल अमाउंट रिसीव कितना हुआ, टोटल अमाउंट रिसीव कितना हुआ, 15,000। एक काम करो ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा प्लीज मीटिंग रिजॉइन कर लो, अदरवाइज एग्जाम्पल हम बीच में रुकेगा। जल्दी से भाई मीटिंग रिजॉइन कर लो फटाफट। संचित भाई आपसे मुझे कितने मिले अभी तक, 15,000 रुपए, ये टोटल अमाउंट है कैश जो मुझे आपसे मिला है। 10,000 फीस और 5,000 एज गिफ्ट। अच्छा संचित भाई ओके। एकदम शांत कैसे हो गया, होली चाइल्ड में थी वो जो थी ना, होली चाइल्ड स्कूल है ना, होली चाइल्ड, होली चाइल्ड में थी वो, मेरी जिंदगी में होल करके चले गई। सच्ची की बात बता रहा हूँ, वही तो, उसी से तो मैं ट्रिगर हो गया। वो एक एक वर्ड पढ़ते पढ़ते ना हिट हो रही थी चीजें। ओह माय गॉड, कबूतर उड़ाता था। अच्छा सुनो भाई, अच्छा वापस आओ, चलो। हाँ भाई संचित भाई 15,000 रुपए मिल गए, पहली बात। बेटा ये जो फीस मुझको रिसीव हुई है इसके बदले क्या गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज हुए हैं, यस 10,000 की फीस रिसीव हुई है उसके बदले गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज हुए हैं। तो आरुषि जी ये जो 10,000 होते हैं इसे फर्स्ट क्लास में बताया था, इसे क्या बोलते हैं बेटा, फैक्टर इनकम, है ना मैम। प्रसन्ना ये जो गिफ्ट एंड डोनेशन होते हैं या आपके फादर मदर आपको पैसे देते हैं, ले बेटा खाना खा लियो, ये कर लियो वो कर लियो, दिस इज व्हाट, ट्रांसफर इनकम। और नेट में जो टोटल पैसा एज इनकम मेरी जेब में है जिसको मैं कंजम्पशन में डिस्पोज ऑफ कर सकता हूं उसे बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अजय अभी तो मैंने बताया नहीं है कुछ मैम। हाँ जी, जो मेरे पास टोटल इनकम पड़ी है जिसे मैं कंजम्पशन में डिस्पोज ऑफ कर सकता हूं, टोटल खर्च कर सकता हूं, वेदर इट इज फैक्टर और इट इज ट्रांसफर, किसी भी नेचर की है। मेरे जेब में संचित ने 15,000 तो दे दिए ना। अब जब मैं नोट लेके कंजम्पशन करने जाऊंगा तो भैया मुझसे पूछेंगे फीस के पैसे, उड़ाए हुए नोट के पैसे। मैंने बोला उड़ाए हुए थे, मैंने कैच कर लिए, कह रहा नहीं दूंगा खाना। ऐसे करेगा क्या, अरे भैया 15,000 रुपए जेब में है और इस पैसे को मैं डिस्पोज ऑफ कर सकता हूं ना। इसे बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, मतलब आपके पास कंजम्पशन करने के लिए कितना पैसा अवेलेबल है टोटल, कितने पैसे से आप कंजम्पशन नहीं कर रहे। ऑब्वियसली अब ये कह रहा था सेविंग है, ये कह रहा है आप कंजम्पशन कितना कर रहे हो। अब इसमें मान लो 15 में से मैंने 12 खर्च कर दिए, 3 सेव कर लिए, डिस्पोजेबल कितनी होगी 15। मेरी जेब में खर्च करने के लिए 15,000 है ना, उसे बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। मतलब अब हमें पता है क्या करना है, जीडीपी एमपी निकालते टाइम या नेशनल इनकम निकालते टाइम आपने सारी की सारी फैक्टर इनकम तो ले ली ऑलरेडी। भाई जब मैंने इनकम मेथड से एनडीपीएफसी निकाला था उसमें मैंने सारी फैक्टर इनकम ले ली थी ना, तो मुझे बस क्या ऐड करना है, ट्रांसफर इनकम। और इसलिए अगर मैंने जो इनकम मेथड से एनडीपीएफसी निकाला था उस एनडीपीएफसी में मैंने ट्रांसफर इनकम ऐड कर दी तो बेटा मेरी क्या निकल जाएगी, डिस्पोजेबल इनकम। बट एक थोड़ा सा कैच है, समझना कैच क्या है।
आपको जो निकालनी है ना वो एग्जैक्टली डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, वो क्या है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्या है बेटा? सो दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? जो कंट्री की आपने डोमेस्टिक इनकम यानी एनडीपीएफ निकाली है ना, उसके दो पार्ट होते हैं, या तो उसमें इनकम गवर्नमेंट की होगी या फिर उसमें इनकम होगी प्राइवेट की। हमें ना सिर्फ किसकी चाहिए? प्राइवेट। पर्सनल है ना, तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, पहला आपको जो आपने इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकाली है उसमें से ना पहले गवर्नमेंट वाला पार्ट अलग करना है। वो तो हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकाल रहे हैं, तो हम सरकार की इनकम को हटा देंगे। बाकी वो बची जो सिर्फ फैक्टर इनकम है अर्नड बाय ओनली पर्सनल यानी प्राइवेट इंडिविजुअल, उसमें उनकी फैक्टर इनकम के साथ साथ क्या ऐड कर देंगे? ट्रांसफर इनकम। तो बेटा क्या बन जाएगी? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। चेतना जी दोबारा से, हमने इनकम मेथड लगाया था, इनकम मेथड से हमने तीन कंपोनेंट ऐड करके एनडीपीएफसी निकाला था, और मैंने पहले बताया था कि एनडीपीएफसी निकालो या नेशनल इनकम कुछ भी निकालो, उसमें हम सिर्फ फैक्टर इनकम लेते थे, ट्रांसफर इनकम नहीं लेते थे। तो बेटा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है वो इनकम जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स की है, चाहे फैक्टर हो चाहे ट्रांसफर। तो जो मैंने एनडीपीएफसी निकाला है, जो मैंने पहले अभी तक एनडीपीएफसी निकाला है, इस एनडीपीएफसी में इस एनडीपीएफसी में ना एक गड़बड़ है कि इसमें कुछ पार्ट गवर्नमेंट का है और कुछ पार्ट प्राइवेट का है, क्योंकि मैंने तो भाई पूरी कंट्री का निकाला ना। लेकिन जब अब अभी जो मैं निकाल रहा हूं वो है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, मतलब मुझे सिर्फ कौन सा पार्ट चाहिए? प्राइवेट वाला। तो पहले इस कंपोनेंट से मैं ये गवर्नमेंट वाला क्या कर दूंगा? डिडक्ट। गवर्नमेंट हटा दिया, सारा का सारा वो फैक्टर इनकम बचा जो किसका है? प्राइवेट का। लेकिन मुझे तो डिस्पोजेबल चाहिए, डिस्पोजेबल में फैक्टर के साथ साथ क्या आता है? ट्रांसफर। तो ये जो कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है, इसमें मैं ऐड कर दूंगा सिर्फ और क्या? ट्रांसफर पेमेंट। सिर्फ किसकी? गवर्नमेंट या प्राइवेट? प्राइवेट वाली। तो बेटा मेरा जो है ना पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकल जाएगा। मतलब ये प्राइवेट की इनकम होगी, चाहे वो फैक्टर हो चाहे वो ट्रांसफर। बात समझ आई क्या? बात समझ आई क्या? लॉजिक तो मैंने समझा दिया क्लियरली क्या होता है, बट अब इसको मैं समझ लेते हैं क्वेश्चन वाइज कैसे चलेगा। तो पहले आपने आपने ये बनाया, पहले आप ये एग्जांपल साइड में नोट करो, ये एग्जांपल आप साइड में नोट करेंगे और मैं यहां लिख देता हूं आपकी आपकी समझने के लिए। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये क्या है सर? अरे भैया सेविंग क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा सेविंग? क्यों नहीं करेगा क्या? टू भाई टू सेक्टर आप, मैं बताता हूँ, आपने जो चीजें पढ़ी ना अभी वो बहुत इनकम्प्लीट है। आपने टू सेक्टर मॉडल पढ़ा है, जो ट्वेल्थ में पढ़ा ना, आप ट्वेल्थ वाली बातें दिमाग से हटा दो, अभी बताऊंगा। टू सेक्टर मॉडल में आपने जो पढ़ा है वो है विदाउट इंजेक्शन एंड लीकेज। पढ़े थे इंजेक्शन लीकेज? नहीं पढ़े थे आपने? कहाँ पढ़े थे? बताया था विदाउट तो नहीं होती सेविंग टू सेक्टर में। क्यों नहीं होती? लीकेजेस टू सेविंग ही तो बोलते हैं, और इंजेक्शन क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट्स। राइट। तो अभी आपने जो चीजें पढ़ी आप उसे दिमाग से निकाल दो, डिलीट कर दो। अब बड़े आराम से ना मेरे फ्लो से चलो। अगर आप बीच में अपनी इनकम्प्लीट नॉलेज लाओगे ना तो वो गड़बड़ करेगी बीच में। बिल्कुल सेविंग होती है भाई, डिस्पोजेबल इनकम है 15,000, इसमें से सेव हो कंज्यूम हमें क्या लेना देना? डिस्पोजेबल तो 15 है ना, इसमें से सेव भी होगा और कंज्यूम भी होगा। अब जो तू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बता रहे हैं टू सेक्टर का, जो कंज्यूम होता है वो चला जाता है हाउस होल्ड से फॉर्म पे, और जो सेव होता है उसे बोलते हैं लीकेजेस। वो भाई फॉरेन में कैसे, तूने कहां पढ़ लिया फॉरेन का टू सेक्टर में? टू सेक्टर में तो भैया हाउस होल्डर फॉर्म होते थे, फोर सेक्टर तुम्हारे सिलेबस में था नहीं कभी। अभी पढ़ेंगे हम वो तो। अभी आप ये नोट करने के बाद डिस्पोजेबल इनकम पे जाओ, और डिस्पोजेबल इनकम में सिंपल टर्म्स में लिख लो बेटा, जिस इनकम को मैं अपनी मर्जी से यूज और डिस्पोज कर सकता हूं, एंड बेटा थोड़ा गड़ल तो कोई नहीं, किसी का कोई कंट्रोल। हाँ जी भाई, तो मैंने क्या बोला? टोटल इनकम, चाहे वो किसी भी तरीके से आ रही है, चाहे वो ट्रांसफर नेचर की है चाहे वो फैक्टर इनकम की है। मैं बेटा महीने का लाख रुपए कमा रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे खर्चे के लिए 20,000 रुपए दे देते हैं, फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम सब मिलाए डिस्पोजेबल इनकम कितनी हो गई? 1,20,000 रुपए, खत्म। हेलो।
कोई नहीं भाई, जो भी आ जाइयो, जब भी अभी क्लास ही चल रही है, पर 11:30 तक आ जाइयो। समझे क्या? समझे क्या? अब अरे वही तो बोलना है, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट, अबे गवर्नमेंट ने पेंशन दिया तो, हाँ तो ओल्ड एज पेंशन दिया, मेरे को मिल गया, मेरे को मिल गया ना, मैं तो खर्च करूंगा। बेटा गवर्नमेंट की इनकम को हटानी है, गवर्नमेंट ने मुझे पेंशन दिया तो वो गवर्नमेंट की इनकम होगी। अबे वो तो मेरी इनकम होगी ना, मेरी इनकम, पेंशन मुझे मिल रही है ना, मेरे पास है। हाँ अगर कोई गवर्नमेंट की इनकम है तो आप इसे यहाँ पे इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि पर्सनल इनकम है, गवर्नमेंट की इनकम को हटा दो। ओल्ड एज पेंशन तो कंज्यूमर की इनकम है ना, जिसको रिसीव होगी। समझ रहे? अब जैसे मान लो मेरे को पेंशन मिला, और मान लो वैसे पेंशन टैक्सेबल नहीं होता, पढ़ोगे, मेरे को पेंशन मिला 1 लाख रुपए, उसमें से 20,000 मुझे टैक्स पे करना है। अब वो टैक्स किसकी इनकम है? गवर्नमेंट की। क्या मैं अपनी इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम 1 लाख मानूंगा या 80,000? 80,000, क्योंकि वो 20,000 गवर्नमेंट की इनकम है, वो क्या करूंगा? डिडक्ट। आप बहुत कॉम्प्लिकेट मत करो, पर आराम से स्टेप बाय स्टेप चलो, अभी समझा रहा हूं तब समझ आएगा। रुक जा, अभी कुछ मत बोल, अभी बस मुझे स्टेप बाय स्टेप चलो, आप ना जल्दीबाजी मत करो, फ्लो के साथ चलो, चैप्टर में गड़बड़ करोगे आप। अब एक चार्ट बना रहा हूं, ध्यान से समझ के बनाना। भाई सुनो, एक बात बताओ, सेंटर में, लाइन के सेंटर में आप लिखो एनडीपीएफसी। ये तो हर बच्चे को निकालना आता है, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है ना, एनडीपीएफसी निकाल लोगे किसी भी तरीके से। बेटा इस एनडीपीएफसी को हम प्यार से क्या बोलते थे? डोमेस्टिक इनकम। सारी कहानी इससे स्टार्ट होगी, देखो मैं मैक्सिमम बता दूंगा आपके पेपर में क्या क्या हो सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। वैसे तो इतना होगा नहीं, बट अगर मैक्सिमम हो गया तो ये होगा। प्रश्न जी बहुत ध्यान से समझना। प्रश्न जी ये था एनडीपीएफसी, ये निकालना आता है आपको। इनकम मेथड के 3 कंपोनेंट ऐड करोगे, एक्सपेंडिचर से जीडीपी निकाल के कन्वर्ट करके यहां तक तो पहुंच जाओगे जैसे तैसे। इस एनडीपीएफसी में ये क्या है? ये है कंट्री की डोमेस्टिक इनकम। क्या है? कंट्री की। लेकिन इसमें क्या है आरुषि जी? इसमें प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी। तो इस एनडीपीएफसी को ना हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे बेटा। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? मैं बता रहा हूं, आप ऐसे याद करो, जिंदगी में कभी डिस्पोजेबल इनकम दिमाग से निकलेगा नहीं, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने हैं। बेटा एनडीपीएफसी में संचित भाई कितने पार्ट होते हैं? 2। पहला पार्ट लिखना बेटा, पहला होता है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट accruing to प्राइवेट सेक्टर। एनडीपीएफसी का पहला पार्ट, वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट का इनकम जो किससे आया है? प्राइवेट से, और हमें यही चाहिए, है ना। और दूसरा पार्ट होता है बेटा, लिखो सेम, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट accruing to गवर्नमेंट सेक्टर, accruing to गवर्नमेंट। ये एनडीपीएससी का वो पार्ट है जो प्राइवेट से आया है, ये एनडीपीएससी का वो पार्ट है जो गवर्नमेंट से आया। शुभम ठीक है, पक्की बात। अच्छा एक और चीज बेटा, ये जो गवर्नमेंट की इनकम है बेटा, इसके फर्दर 2 पार्ट होते हैं। सर क्या करा रहे हो, अभी समझ आएगा आपको, टेंशन मत लो बेटा। इस गवर्नमेंट की इनकम, जो गवर्नमेंट की इनकम है, गवर्नमेंट की इनकम के कितने पार्ट होते हैं? 2। सर कैसे? बेटा आपको पता होगा ना, कुछ गवर्नमेंट के ना सेपरेट डिपार्टमेंट्स होते हैं, कुछ गवर्नमेंट के सेपरेट डिपार्टमेंट होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो क्यूमुलेटिव होते हैं, उन्हें बोलते हैं नॉन डिपार्टमेंट। तो सरकार की इनकम 2 जगह से आएगी, या तो किसी डिपार्टमेंट से, या जो अलग है, जो जिनका डिपार्टमेंट नहीं, उन्हें क्या बोला हमने? नॉन डिपार्टमेंट। तो इसमें 2 लिखो। पहला होता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्राइज, सॉरी एंटरप्रेन्योरशिप, accruing to गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। ये कौन सा है? ये गवर्नमेंट का एडमिन वाला डिपार्टमेंट की इनकम है। और गवर्नमेंट की दूसरी इनकम लिखो बेटा, वो हो सकता है क्या? सेविंग्स ऑफ
दूसरा कंपोनेंट होता है सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट एंटरप्राइज। पहले बताओ ये बात समझ आई? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एनडीपीएफसी मतलब देश की जो इनकम है उसके दो पार्ट होते हैं। एक वो इनकम है जो केशव किसने कमाई, प्राइवेट ने। दूसरी वो इनकम बेटा जो किसने कमाई, गवर्नमेंट ने। अभी जो गवर्नमेंट वाली इनकम है इसके दो पार्ट है, या तो ये क्या होगी डिपार्टमेंट वाली या फिर वो नॉन डिपार्टमेंट। अरे आपको कुछ नहीं रखना, आप चल इतना कैसे याद रखेंगे बेटा, कंपोनेंट तो आपको दिए होंगे ना रूसी, तो आपको बस क्या देखना है, तो ये प्राइवेट की है और ये किसकी है, गवर्नमेंट में। ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की है और ये क्या है, सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंट। समझे क्या? सर अभी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बताओ ना, अभी ये समझना बड़ा जरूरी है। और इसको ना अब देखो मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, मैं बार बार इतना बड़ा बड़ा लिखूं समझ नहीं आएगा, बड़ी सिंपल सी बात करते हैं यार। मैं ना इसको डिनोट कर दूं एज ए, किसी को कोई दिक्कत? तो जब भी मैं फॉर्मूले में ए लिखूंगा इसका मतलब क्या है, एनडीपीएफसी। ठीक है, ए हो गया। अच्छा इसको मैं डिनोट कर दूं क्या, बी, ये डिपार्टमेंट वाला सी, नॉन डिपार्टमेंट डी, तो जो गवर्नमेंट होगा वो क्या होगा, सी प्लस डी। क्या ये समझ आता है? प्रसन्ना, एनडीपीएफसी को क्या डिनोट कर रहा हूं, ए। पेपर में कोई ए लिख के मत आ जाना, वैसे तो तुम्हें लिखना ही नहीं है, बट ए नहीं लिखना होता, पेपर में पूरा लिखना होता था जब इंटर में आता था। ठीक है, अभी हम इससे डिनोट कर रहे हैं ए से। प्राइवेट वाली क्या है, बी। गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट इज सी, नॉन डिपार्टमेंट इज, तो गवर्नमेंट की टोटल इज सी प्लस डी। और आप चाहो तो एनडीपीएफसी को एक और चीज बोल सकते हो, क्या, ए बोलो या फिर मैं ऐसे बोलू बी प्लस सी प्लस डी, ऐसे भी बोल सकता हूं, है ना। अच्छा अगर मुझे ये बी नहीं दिया तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं ए माइनस सी प्लस डी। बेटा अगर इसमें से वो वाला पार्ट माइनस कर दूंगा तो ये बच जाएगा, तो ये घुमाएंगे आपको, ठीक है, ऐसे घूमेगा एक क्वेश्चन, इधर से इधर निकाल दिया, उधर से उधर निकाल दिया, दिमाग में क्लैरिटी रखना और कुछ नहीं है। पहले बताओ ये समझ आया, यहां तक कोई दिक्कत? अगर ये समझ आया तो डिस्पोजेबल इनकम में 1% डाउट नहीं होगा। स्टार्ट करूं मैं डिस्पोजेबल इनकम निकालना। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्या निकालना है, पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना सिंपल नहीं है बेटा, 3 स्टेप में निकलता है। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा प्राइवेट इनकम। क्या निकालना पड़ेगा सर, अगर पेपर में डिस्पोजेबल इनकम निकालने आया थर्ड वाला, तो हमें पहले निकालना पड़ेगा बेटा, निकालना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ अगर सीधा प्राइवेट इनकम आ गया तो फर्स्ट स्टेप में जो निकला है उसी को खत्म कर देना। पर अगर पर्सनल डिस्पोजेबल पूछा है तो आपको स्टेप 1 भी सॉल्व करना पड़ेगा, 2 भी निकालना पड़ेगा, तभी आप थर्ड निकाल पाओगे। फॉर्मूला लिखो भाई, सबसे पहले अगर पेपर में डिस्पोजेबल आया तो पहले डायरेक्टली डिस्पोजेबल नहीं निकलता, सबसे पहले निकलता है प्राइवेट इनकम। क्या निकलता है बेटा, प्राइवेट इनकम। और ऑलरेडी बता दो, सीधा सीधा बता दो, सुनो ध्यान से, प्राइवेट इनकम में गोपाल, प्राइवेट इनकम में बेटा मैं ए लू पूरा या सिर्फ बी लू, सिर्फ बी। भाई मुझे तो एनडीपीएफसी का वो पार्ट चाहिए तो क्या हो, प्राइवेट वाला। तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है बी प्लस नफीफा, क्योंकि सर हो सकता है ना बाहर से भी मुझे पैसा आए। अब यार एक बात बताओ, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे कोई फ्रेंड है वो बाहर रहता है, उसने मुझे 2000 रुपए भेज दिए यहाँ पे, तो क्या वो मेरी डिस्पोजेबल इनकम नहीं है ना? क्या मैं उसे यूज नहीं कर सकता कंजम्पशन के लिए? कर सकता हूँ ना। तो या तो आपके पास खुद आपने अर्न करा है वो वाला पार्ट ले लो, और अगर कोई बाहर से पैसा है उसे भी ऐड कर दो। और इसमें सिर्फ फैक्टर है, क्या इंक्लूड नहीं है, ट्रांसफर। तो बेटा लास्ट में इसमें ऐड कर दो, क्योंकि हम डिस्पोजेबल निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, ट्रांसफर पेमेंट। क्या ऐड करेंगे बेटा, और इसके ऊपर बना लीजिएगा स्टार, क्योंकि इसमें लेगा वो आपसे मजे, इसमें वो आपसे मजे लेगा। ये जितने भी स्टार बन रहे हैं इनके नोट लगेंगे बाद में, वो मैं बता दूंगा। अभी के लिए ट्रांसफर पेमेंट अज्यूम करना दिया है, तो बेटा आपको बी लेना है, एनडीपीएफसी का वो पार्ट जो क्या दिया है प्राइवेट का, उसमें ऐड करना है क्या, नफीफा, और उसमें आरुषि क्या ऐड करेंगे, ट्रांसफर पेमेंट। सर वाई ट्रांसफर पेमेंट, क्योंकि बेटा डिस्पोजेबल इनकम में फैक्टर और ट्रांसफर दोनों आता है। तो अभी तक बी प्लस नफीफा जो है ना, ये सिर्फ फैक्टर वाला पार्ट है, तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, ट्रांसफर। अच्छा अगर अगर ये ऐसे नहीं दिया, अगर ये ऐसे, तो बेटा क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, लिखो और करके, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, सर ये होगा ए माइनस सी प्लस डी। क्या मैं बी को ये लिख सकता हूं, क्या मैं बी की जगह पे ए माइनस सी प्लस डी लिख सकता हूं? किसी को कोई डाउट? पक्की बात भाई, बी निकालना है ना, तो हो सकता है पेपर में आपको डायरेक्टली दिया हो, अगर नहीं दिया तो आपको एनडीपीएफसी दिया होगा, उसमें से गवर्नमेंट वाला सारा डिडक्ट कर देना ना, सी प्लस डी। तो ए में से सी प्लस डी डिडक्ट करोगे तो क्या बच जाएगा, डी। तो अगर ये नहीं दिया तो आपको ऐसे दिया होगा, फिर हम इसमें क्या करेंगे बेटा, प्रश्न इसमें ऐड करेंगे क्या, नफीफा। सर प्लस इसमें ऐड करेंगे क्या,
ट्रांसफर पेमेंट। प्रसन्ना जी बताइए, कोई दिक्कत? सिंपल है ना? बस इससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता भाई, मैं बता रहा हूं, टेंशन मत लेना। ये मैं मैक्सिमम दे रहा हूं, हर तरीके से क्वेश्चन खुलेगा तो ये हो सकता है, इसके अलावा 1% को चांस ही नहीं है। मतलब इंटर के लेवल का भी चांस नहीं है। तो अब तो फाउंडेशन में मुझे तो लगता नहीं इतना भी इन डेप्थ आएगा, लेकिन भाई मैं तो भाई वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर करवाऊंगा, ये सब हो सकता है। अच्छा एक और चीज और देखो प्रसन्ना, अब आप मुझे बताओगे बेटा, ध्यान से सुनना। प्रसन्ना आप मुझे बताओ कि ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एनडीपीएफसी। ए क्या है? हाँ, डोमेस्टिक इनकम, एनडीपीएफसी। अच्छा, अगर मैं इस ए में डायरेक्टली नफीफा ऐड कर दूं तो क्या ये मैं ऐसे बोल सकता हूं एनएनपीएफसी बन जाएगा? बनेगा नहीं बनेगा? किसी को कोई डाउट? भाई ये क्या था? ये एनडीपीएफसी था। एनडीपीएफसी में अगर मैंने नफीफा ऐड कर दिया तो ये जो दोनों है ये इन्होंने क्या बना दिया? नेशनल इनकम। इसमें से माइनस कर दो सी प्लस डी और बस ऐड कर दो ट्रांसफर पेमेंट। ओ, तो बेटा आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। हो सकता है वो फर्स्ट तरीके से दे दे, डोमेस्टिक इनकम प्राइवेट वाला। हो सकता है वो सेकंड तरीके से दे दे। क्या हो सकता है क्वेश्चन में सीधा क्या दे दे? नेशनल इनकम दे दे। तो आपको नेशनल इनकम में सी माइनस सी प्लस डी जो गवर्नमेंट वाला है वो माइनस करना है और ट्रांसफर को क्या करना है? ऐड। इन तीनों में से कोई भी तरीके से दे सकता है, आपको तीनों के लिए प्रिपेयर रहना है। प्राइवेट इनकम निकल गया। हाँ जी मैम। हाँ मैम, जो जितना ट्रांसफर पे होगा वही तो इनकम होगा ना। ऑब्लिक करके इनकम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसफर इनकम कर लो। अरे अगर मैंने आपको पे करे तो आपने रिसीव करे होंगे ना। संचित ने मुझे गिफ्ट दिया 5,000 रुपए, तो उसके लिए ट्रांसफर पेमेंट, मेरे लिए ट्रांसफर। तो जितनी ट्रांसफर पेमेंट होगी उतना ही तो ट्रांसफर इनकम होगा ना। बट बुक में ट्रांसफर पेमेंट दिया है तो मैंने पेमेंट लिखवा दिया, अब ऑब्लिक करके इनकम कर लो। और जी क्लियर है? ये तीनों तरीके क्या निकला बेटा अभी तक? ये निकला प्राइवेट इनकम। क्या निकला है अभी? प्राइवेट इनकम। सेकेंड स्टेप लिखना बेटा। सेकेंड स्टेप होता है पॉइंट नंबर 2, इसके बाद आप निकालोगे सर पर्सनल इनकम। क्या निकालेंगे बेटा? बेटा क्या, एक बात बताओ, संचित तूने मुझे बेटा 10 और 5 15,000 रुपए दे दिए, क्या वो सारे के सारे मैं उड़ा सकता हूं? नहीं बेटा, गवर्नमेंट भी तो आएगी बीच में। भैया 15,000 रुपए कमाए हैं, मैं कहूंगा हाँ। मैं कहूंगा इसमें से फैक्टर तो 10 ही है, 15 है ना जेब में, मैं कहूंगा हाँ। क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। भाई मैं 15 के 15 थोड़ी कंज्यूम कर सकता हूँ, इसमें टैक्स का कंपोनेंट भी तो देना पड़ेगा ना। तो और अच्छा, अगर मान लो 15,000 मेरी जेब में आए, 3,000 रुपए में टैक्स दे दिया, तो एक्चुअल में डिस्पोज कितना होगा? 12। 15 थोड़ी दे सकता हूँ। तो सेकेंड स्टेप में आता है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम में आपको टैक्सेस को डिडक्ट करना पड़ता है, क्योंकि नेट में तो वही आप यूज कर पाओगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, गिफ्ट भी टैक्सेबल होता है, आप पढ़ोगे बेटा। अगर बस एक टाइम पे तुम्हारी बस एक टाइम पे किस्मत खुल सकती है, इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है अगर आपको शादी के टाइम पे गिफ्ट मिल रहा है बस वो एग्जेम्प्ट होता है। तो मतलब जितना भी गिफ्ट लेना है सबसे शादी में ले लेना, वरना कोई भी इनकम जो 50,000 से ऊपर का होता है आरुषि, वो टैक्सेबल होता है अंडर दी हेड आईओएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये आपको सौरभ सर बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। बट मैं बता रहा हूँ शादी ब्याह में जितना लेना है ले लो दबा के, दहेज नहीं, गिफ्ट, फॉर्च्यूनर डिफेंडर ले लो। दहेज बहुत अच्छी चीज है बेटा, बहुत। इलीगल कैसी बात कर रहे हो? इलीगल? गिफ्ट गिफ्ट दहेज गिफ्ट। भाई मैं तो नीचे सो सकता हूँ, आपकी लड़की को बेड चाहिए। मेरा क्या, मैं तो गरीब आदमी गर्मी में रह लूंगा, एसी लगा दो आपकी बेटी को। हाँ, मैं तो भाई बस में रख के खा लूंगा, आपकी बेटी को थोड़ी खिलाऊंगा, गाड़ी चाहिए उसके लिए। बढ़िया चीज है, बढ़िया। सो थॉटफुल। आ जाओ आ जाओ, वापस आओ। हाँ हाँ, तो सारे टैक्स आएगा अभी। हाँ नहीं, बकवास बात है, नहीं मस्ती कर रहा हूँ, दहेज के मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। बिल्कुल गंदी बात है दहेज है, इलीगल इलीगल। बेटा सैमसंग थम जा भाई। अरे यार बेटा मेरे को जरूरत नहीं गिफ्ट लेने की यार। आ जाओ, पर्सनल इनकम लिखो बेटा। बेटा स्टेप नंबर 1 में आपने प्राइवेट इनकम निकाली है। अरे स्टेप नंबर 1 में भी ऊपर प्राइवेट इनकम निकाली है ना संचित?
उसमें से माइनस कर दीजिए कॉर्पोरेट टैक्स, माइनस कर दीजिए क्या बेटा, कॉर्पोरेट टैक्स, और माइनस कर दीजिए रिटेन्ड अर्निंग्स, माइनस कर दीजिए क्या, ठीक है। मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए आपको इंडिविजुअल का एग्जांपल दिया था, लेकिन मैं वैसे आपको बताता हूँ, ये जो प्राइवेट इनकम निकली है ना बेटा, ये ना कंपनी की है। क्या है इसकी? अब कंपनी सारा पैसा इनकम शो नहीं करेगी ना, उसमें से पहले वो गवर्नमेंट को टैक्स देगी, जो गवर्नमेंट को टैक्स दिया उसे क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, तो वो डिडक्ट कर दिया। और क्या कंपनी सारी इनकम अपनी एज इनकम शो करके डिस्ट्रीब्यूट कर देगी? नहीं भाई, तो हो सकता है वो अपने रिजर्व एंड सरप्लस में फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए कुछ रिटेन अर्निंग रखे। रिटेन अर्निंग को क्या बोलते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो वो भी तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो एक्सपेंशन के लिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए सेपरेट है ना, तो वो हटा दो। इसके बाद आपका क्या निकला, प्राइवेट इनकम, सॉरी, प्राइवेट इनकम इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको माइनस करने के बाद ये जो बचा, ये आफ्टर टैक्स हो गया। लेकिन बताओ बेटा, हाँ हाँ बोलो बोलो। आफ्टर टैक्स था ना, रिटेन अर्निंग्स तो आफ्टर टैक्स आता है ना, और वहां पे जो ऑपरेटिंग सरप्लस में करा था वो अलग था, यहाँ पे आपने माइनस करना है। उसके बाद थर्ड स्टेप जाओ आप बेटा, थर्ड स्टेप पे आप फाइनली फाइनली निकालोगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, आप निकालोगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब कंपनी जब मुझे पैसे देगी, ध्यान से सुनना, फिर क्या होगा, जब कंपनी से मेरे को पैसा आएगा, तो जितना भी आपने पर्सनल इनकम कमाया, अब गवर्नमेंट बड़ी गंदी है बेटा, गवर्नमेंट आ जाती है इंडिविजुअल के पास, ला बेटा डायरेक्ट टैक्स भी तो देगा तू। सर 2 बार टैक्स लगता है, हाँ जी, इतना इतना गलत ही सिस्टम है। मतलब आरुषि जी पता है क्या होता है इंडिया में, जब रिलायंस ने अपनी बैलेंस शीट में 50,000 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, तो सबसे पहले है कि सरकार आजा बेटा कॉर्पोरेट टैक्स दे, फ्लैट मतलब लगा लो कॉर्पोरेट के हिसाब से उस पर 30% स्लैब में आएगा, वो 30% टैक्स कट गया, 50,000 में से 15,000 करोड़ गए, बचे कितने, 35,000 करोड़। उस 35,000 करोड़ में से रिलायंस ने 15,000 तो हम रिजर्व में रखेंगे और 20,000 हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसे बोलते थे डिविडेंड। जब डिविडेंड, मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हूँ, जब डिविडेंड मुझे रिसीव होगा, अभी रिलायंस को 6 रुपए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा है पर शेयर, ठीक है, मेरे पास रिलायंस के 10 शेयर थे, तो मुझे कितने रुपए मिले डिविडेंड में, 60, राइट। वो जो 60 रुपीज मुझे मिले हैं, सरकार उस पर भी आ जाएगी, आजा भाई टैक्स दे। मैं कहूंगा टैक्स क्यों, तूने उससे लिया तो वो तो कंपनी का कॉर्पोरेट टैक्स था, ये तेरा इंडिविजुअल डायरेक्ट टैक्स है। सर 60 रुपए पे टैक्स नहीं, 60 पे नहीं लगता बेटा, 1 लाख तक जब आपको प्रॉफिट होगा ना, डिविडेंड रिसीव, वो एग्जेम्प्ट होता है। 1 लाख से ऊपर जब आप रिसीव करोगे उसके बाद टैक्सेबल होगा, 60 रुपए में क्या ही लेगा डिविडेंड पे, हाँ वो ऑलरेडी कट के आता है अगर आपका 1 लाख से ऊपर का अमाउंट है। हाँ प्रॉफिट वाले ने, जो मैंने इन्वेस्ट करा उसमें नहीं, जैसे मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करा और वो 10,50,000 हो गया, तो 50,000 पे टैक्स लगना था, लेकिन वो 1 लाख के स्लैब से कम आ रहे हैं, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 10 लाख इन्वेस्ट करे, 12 लाख की वैल्यू हो गई, मैंने सेल कर दिया, 2 लाख रुपए, अब 1 लाख से ऊपर हो गया, उस पर लगेगा। हाँ अब उस पर भी डिपेंड करता है, शॉर्ट टर्म होता है तो 15% लगता है, लॉन्ग टर्म होता है तो 10%। सर पढ़ाएंगे आपको, उनका सब्जेक्ट मैटर है, बट पॉइंट इज बेटा पर्सनल इनकम में से आप क्या माइनस करोगे, डायरेक्ट टैक्स। और उसके बाद, और अगर आपने कोई भी मिसलीनियस रिसीट है, कोई भी मिसलीनियस रिसीट ऑफ गवर्नमेंट एडमिन डिपार्टमेंट, अगर आपने गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी पैसा पे करना है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है एमसीडी को, या कोई भी अदर मेंटेनेंस एंटरटेनमेंट टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, उसकी कोई भी आपकी पेमेंट बकाया है, तो वो सारी मिसलीनियस रिसीट गवर्नमेंट की हटा देना, और इसके बाद जो नेट बचा वो क्या है आपका, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। बात समझ आई? तो 3 स्टेप में निकालेंगे। सबसे पहले प्रश्न ना, हमें क्या निकालना है बेटा, प्राइवेट इनकम, उसका फॉर्मूला क्या है, उसमें आपको लेना है बी। बी क्या है, एनडीपीएफसी का वो पार्ट जो किसका है, प्राइवेट का, उसमें ऐड करना है नफीसा को, बाहर से पैसा तो नहीं है, और उसमें ऐड करनी है ट्रांसफर पेमेंट, तो निकल गया प्राइवेट इनकम। इसका ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, प्राइवेट इनकम के बाद ये पैसा है जो कंपनी ने कमाया, लेकिन कंपनी सारा तो नहीं होगी, उसमें से क्या पे करेगी, कॉर्पोरेट टैक्स, उसमें से क्या आएगा, रिटेन अर्निंग्स, वो हटने के बाद क्या बचेगा, पर्सनल इनकम। वो पर्सनल इनकम वो पैसा जो कंपनी इंडिविजुअल को देगी, लेकिन क्या इंडिविजुअल सारा डिस्पोज कर सकता है, नहीं, उसमें से क्या माइनस करेंगे, डायरेक्ट टैक्स, और कोई भी ऐसा मिसलेनियस पेमेंट जो उसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को करना है वो हटा देना, तो लास्ट में क्या बचेगा, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। मतलब ये नेट में वो पैसा है जो मेरी जेब में पड़ा है, और इससे चाहे मैं कंजम्पशन करूं, चाहे मैं सेविंग करूं, चाहे मैं आग लगाऊं, चाहे मैं अपने भाई की शादी में उड़ा दूं, हवाबाजी में, जो करना है करो, कोई टेंशन नहीं है, ये आपका अपना पैसा है, कोई पंगे नहीं है।
क्या आपको इतना बात समझ आया? इसको बस इतना याद करके रख लेना और जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बस अलग से नोट है, ये प्राइवेट इनकम की आपको नोट करवाया ताकि आपको याद रहे इजीली चार्ट की फॉर्म में। बाकी ये फॉर्मूला है तीनों। अब पेपर में क्लियर पढ़ लेना, प्राइवेट इनकम पूछा है, पर्सनल इनकम पूछा है या पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पूछा है। बात समझ आ रही क्या? बात समझ आ रही क्या? क्वेश्चन दो आपको, करोगे आप तो कभी? पहले मुझे चेक करना पड़ेगा मेरे पास पीडीएफ है क्या, होगा नहीं सर। एक मिनट चेक कर लेते हैं, अदरवाइज हम आपको फिर होमवर्क ले देंगे। नहीं है, कोई नहीं, चलो होमवर्क ले दूं। पर पहले बताओ ये समझ आया? बढ़िया था ना? चलो अगली हेडिंग डालो। इजी क्वेश्चन लाएंगे। मैं आपको आज एक पीडीएफ भेजूंगा, उसमें भी मल्टीपल क्वेश्चन होंगे। वो करना है, वो कंपलसरी करना है। चलो आज का होमवर्क यही है, वो पीडीएफ पे क्वेश्चन करना है। गलत सही मैं कुछ नहीं बोल रहा, एक एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा दोबारा अगली क्लास में, टेंशन मत लेना। लेकिन मुझे अटेम्प्ट चाहिए सारे क्वेश्चन का, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये मुंह मत बनाना भाई, इसमें काम ही यही है। अगर मैं बेटा एक एक क्वेश्चन यहाँ कराऊंगा ना, टाइम चला जाएगा, बहुत बहुत एक्सटेंड हो जाएगा। हाँ जी सॉरी। चैप्टर कितना बचा है बेटा? अभी तो बचा है, अभी तो तीन, आज थर्ड फोर्थ क्लास है यार इसकी। बहुत बड़ा चैप्टर भाई, 15 नंबर का, मजाक थोड़ी है। पहले बताओ ये हो गया, कितना समझ आया? आज इसके न्यूमेरिकल होमवर्क में आएंगे, प्लीज कर लेना जितने हो पाए, मतलब सारे करने, ट्राई मुझे चाहिए सारे। आ जाओ भाई। अब आते हैं न्यूमेरिकल, खत्म भाई सारा। पार्ट ए का, केंद्रीय थ्योरी नहीं, पार्ट ए, वहां पे भी न्यूमेरिकल आएगा पार्ट बी में। अब पार्ट ए की करते हैं थ्योरी। मस्त थ्योरी है, इजी इजी। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा मीटिंग को रिज्वाइन कर लो पहले फटाफट। चैप्टर नंबर 1 नेशनल इनकम के ना 2 चैप्टर है, जब आप बुक में जाओगे। यूनिट का नाम है नेशनल इनकम, उसमें 2 चैप्टर है। पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, जो अभी हम कर रहे हैं, ये पार्ट ए है। और दूसरा पार्ट बी जो है वो है केंद्रीय थ्योरी। केंद्रीय थ्योरी बोले तो पढ़ा है एडीएस, एडीएस डेफिसिट डिमांड, एक्सेस डिमांड, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, वो सब केंद्रीय थ्योरी के अंदर आता है ना? हाँ बस वो आपने पढ़ा था 2 सेक्टर में, अब हम पढ़ेंगे 3 और 4 सेक्टर में। कुछ नहीं है, हलवा सा है, कुछ नहीं है। 2 सेक्टर समझ आया तो सब कुछ समझ आया। प्रसन्न जी आप बताइए, आपको सही लग रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? न्यूमेरिकल करोगे आराम से, मस्त होंगे, बस इसको याद करना पड़ेगा पहले, ठीक है? चलिए आ जाओ जी, अभी सारा मामला स्टार्ट करते हैं। भाई थ्योरी स्टार्ट करवा रहा हूं, हेडिंग डालो फटाफट। थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं भाई, हेडिंग डालो फटाफट से। थ्योरी बढ़िया इसकी, सबसे पहला टॉपिक डालो। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। अबे ये तो तुम्हारे 12th में ना 3 नंबर का क्वेश्चन आता है हर बार। अभी 18 तारीख को पेपर हुआ, 3 नंबर का क्वेश्चन था। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर, बस आपने 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ा है, उसके आगे की बातचीत हम आज करेंगे। जिन बच्चों को नहीं पता कि सर ये 2 सेक्टर क्या है, उनके लिए मैं थोड़ा सा बेटा ज्ञान दे दूं पहले। हाँ जी, एक सेकेंड आ रहा हूं मैं आपके क्वेश्चन। यार ये ना रिकॉर्डिंग में ना बहुत फिट हो जाता है सर। जितनी भी नेशनल इनकम हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, वो हमेशा ओपन इकोनॉमी की होती है, 4 सेक्टर की, जो आपने 12th में करी है। पूरी कैलकुलेशन डिटर्मिनेशन वाला पार्ट जो न्यूमेरिकल था, थ्योरेटिकली आपने अभी तक सिर्फ 2 सेक्टर पढ़ी 12th में। 2 सेक्टर का आपने कोई थ्योरी पोर्शन नहीं पढ़ा हो, 4 सेक्टर और 3 सेक्टर का आपने कोई थ्योरी पोर्शन नहीं पढ़ा। जैसे तो एक्सपेंडिचर मेथड में लगाता था तो तू क्या करता था, गवर्नमेंट फाइनेंस। अब वो गवर्नमेंट फाइनेंस कहां से आया, वो तो 3 सेक्टर का था। न्यूमेरिकल वाला पार्ट पूरा का पूरा 4 सेक्टर इकोनॉमी होता है, पूरा कंप्लीट। उसमें नेट एक्सपोर्ट नहीं आते थे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो 2 सेक्टर में तो फॉरेन कंट्री भी नहीं होती। न्यूमेरिकल 4 सेक्टर था, नहीं नहीं 4 सेक्टर है पूरा न्यूमेरिकल में। और थ्योरी में आपने 12th में तो पढ़ा वो 2 सेक्टर है। हाँ ये पूरा पूरा 4 सेक्टर है, पूरा 4 सेक्टर है। यहाँ पे गवर्नमेंट भी हो रहा है, यहाँ पे नफीसा भी आ रहा है, तो जहाँ पे गवर्नमेंट और नफीसा आ गया वो तो 4 सेक्टर 3 सेक्टर है ना। लेकिन जो थ्योरी वाले पार्ट के अलावा जितना आपने 12th में पढ़ा है
वो सारा सिर्फ 2 सेक्टर ही पढ़ा था। अब आप उसमें भी 3 और 4 पढ़ोगे यहाँ से, ठीक है। अच्छा भाई वापस आओ, जिन बच्चों को नहीं पता 3 सेक्टर, पहले इस कॉन्सेप्ट से पहले मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान दे दूं, ठीक है। नोट बना के आप चाहो साइड में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है इसे हटाओ, पहले आप यहाँ पर आओ बेटा, सुनो ध्यान से। प्रसन्न जी आप थोड़ा स्पेशली ध्यान से सुनना, आपके लिए स्पेशली है। प्रसन्न जी जो इकोनॉमी है बेटा, कोई भी इकोनॉमी जो होती है ना, वो 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? साथ साथ बनाओ भाई, साथ साथ। अब हाथ नहीं रुकने चाहिए, आपकी थ्योरी साथ साथ करनी है अपने को। कोई भी इकोनॉमी हमेशा 2 टाइप की होगी बेटा, या तो वो होगी एक क्लोज्ड इकोनॉमी। कैसी इकोनॉमी? या तो क्लोज होगी, या फिर क्या होगी बेटा? बेटा क्लोज इकोनॉमी मतलब मैं, बेटा जिसने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए हमेशा हमेशा के लिए, अब ना ही कोई आ सकता है ना ही कोई जा सकता है। क्लोज इकोनॉमी मतलब ऐसी इकोनॉमी जिसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लेना देना नहीं है। मतलब इसने अपने ना एंट्री बैरियर्स लगा रखे हैं। मतलब आप इंडिया में नहीं आ सकते ट्रेड करने, आप इंडिया से बाहर नहीं जा सकते, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इज जीरो। उसे बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? और इंडिया भी क्या है? ओपन इकोनॉमी। इंडिया क्या है? ओपन इकोनॉमी, मतलब जिसके बॉर्डर्स खुले हैं, एंट्री बैरियर नहीं है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता है। बेटा क्लोज इकोनॉमी में फर्दर 2 वैरायटी होती है। क्लोज्ड इकोनॉमी फर्दर कितने टाइप की होती है? 2। एक होती है 2 सेक्टर, एक होती है 3 सेक्टर, और ओपन इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज 4 सेक्टर। सर क्या होता है ये? बेटा 2 सेक्टर इकोनॉमी होती है प्रसन्ना, एक ऐसी इकोनॉमी बेटा जिसमें ना 2 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? 2। पहला पहला बंदा होता है हाउस होल्ड। पहला बंदा कौन होता है? हाउस होल्ड, जो सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा। क्या करेगा? मतलब इसका काम है गुड्स एंड सर्विसेज को सिर्फ कंज्यूम करना। और यहां पे जो दूसरी पार्टी होती है बेटा, वो क्या होती है? फर्म। कौन होता है? फर्म, यानी प्रोड्यूसर, जिसका काम होता है इन्वेस्टमेंट करके गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करना। तो ये करता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या करता है बेटा? ठीक है, आपकी नॉलेज में बार बार यूज होगा तभी मैं आपको क्लियर कर दूं। 2 सेक्टर इकोनॉमी में कौन होता है? हाउस होल्ड और फर्म। हाउस होल्ड और हाउस होल्ड का काम है गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करना, और फर्म का काम है गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करना। फिर 2 सेक्टर मॉडल के बाद 3 सेक्टर मॉडल बताओ। बेटा 3 सेक्टर में पहला पहला कौन होगा बेटा? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड क्या करेगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा कौन होगा बेटा? फर्म। फर्म क्या करेगी? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और प्रसन्ना जी 3 सेक्टर इकोनॉमी में ना एक और पर्सन की एंट्री हो जाती है, गवर्नमेंट। किसकी एंट्री हो जाती है? और इसका काम होता है रेगुलेट करना, एडमिनिस्ट्रेट करना, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, राइट। थोड़ा इंटरवीन करना जहां पे से लग रहा है कुछ सोशल वेलफेयर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। हाँ जी, कोई गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, तब ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ऐसा चल ही नहीं सकता भाई। एक आपको एडमिनिस्ट्रेटिव या रेगुलेटरी बॉडी चाहिए। तो हाँ मैम, नो, कोई भी कंट्री ना 3 सेक्टर में ऑपरेट नहीं करती, बस वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। लेकिन आप समझो ना, क्या किसी कंट्री की ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी हो सकती है कि वो सब कुछ खुद बना ले? पॉसिबल ही नहीं। जैसे इंडिया है, इंडिया क्रॉप वगैरह के लिए सबको ठीक है, क्या इंडिया की ज्योग्राफी ऐसी है कि वो ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकता है? कर ही नहीं सकता। या जिस क्वांटिटी में चाहिए उस क्वांटिटी में नहीं कर सकता। तो आज भी हम रशिया, कतर, ऐसे जो कंट्रीज होती है उन पे ऑयल्स के लिए डिपेंडेंट है। तो हर कंट्री जो है वो किसी ना किसी का इंपोर्ट करेगी। तो ना 100% आप बोलो कि 3 सेक्टर है, पॉसिबल नहीं है, आपको ओपन रखना पड़ेगा। हाँ, और नॉर्थ कोरिया वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, वहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऐसे नहीं होता। नॉर्मल जैसे इंडिया में मैं कर सकता हूँ ना कि जूते मंगाने हैं, फोन मंगाना है, कहीं से भी ऑर्डर कर दिया, ईबे से आप मंगवा लो, पेमेंट कर दो। वैसे नहीं होता वहां पे, वहां पे गवर्नमेंट ही करती है, बट करती है बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट आएगी। और बेटा 4 सेक्टर में क्या क्या? सबसे पहला कौन होता है बेटा? हाउस होल्ड। फिर कौन होता है बेटा? फर्म। फिर कौन होता है बेटा? गवर्नमेंट। और उसके बाद प्रश्न यहाँ पे आता है नेट एक्सपोर्ट्स। क्या आता है बेटा? पढ़ा है बेटा आपने नेट एक्सपोर्ट्स? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट को एक्स से डिनोट करते हैं, इंपोर्ट्स को एम से डिनोट करते हैं। तो बेटा ये आपकी 3 इकोनॉमी है, और ये तीनों इकोनॉमी आपके सिलेबस में है। सर क्या इतना ही होगा बेटा? इसके अलावा ना इस पूरे सिनारियो में कुछ एक कंपोनेंट और होता है, उसे बोलते हैं लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। लीकेज एंड इंजेक्शंस। और सर वो कौन करता है बेटा? इनके अलावा लीकेजेस एंड इंजेक्शन करता है इंटरमीडियरीज।
सर वो कौन होते हैं बेटा? वो होते हैं आपकी कंट्री के बैंक्स। नो मतलब वो लीकेज इंजेक्शन के और भी तरीके हैं, जैसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में वो एक्सपोर्ट है, नेट एक्सपोर्ट उसी के लिए है। किससे करता है नेट एक्सपोर्ट? अरे तो नेट एक्सपोर्ट किससे करता है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ही तो करेगा। किसी भी तरह का हो, रेमिटेंस वेमिटेंस वो सब डाल देंगे, लेकिन जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला में नेट एक्सपोर्ट लिखा था, आप चाहो तो उसमें किसी भी तरीके से ROW लिख लो, कोई नहीं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बिल्कुल सही है वैसे तो, फॉर्मूले में नेट एक्सपोर्ट है, बट रेमिटेंस भी होती है, डोनेशन भी चलती है, गिफ्ट भी चलता है, किसी भी तरह का पैसा आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा बेटा लीकेज एंड इंजेक्शन आता है बीच में, जो बैंक्स करते हैं, ठीक है, हर इकोनॉमी में होते हैं तीनों, और इनका काम क्या होता है वो भी हम देखेंगे। पहले ये समझ आया? हाँ जी दुर्वांश भाई। बेटा गवर्नमेंट जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन करती है, इंटरवेंशन करती है, कंट्रोल लगाती है जहां पे उसे लग रहा है रिक्वायर्ड है, ठीक है। पहले बताओ प्रश्न क्लियर है बेटा? अब हमें देखना है कि 2 सेक्टर 3 सेक्टर 4 सेक्टर में ना इनकम का फ्लो कैसे चलता है। इनकम का फ्लो भाई ध्यान से, अभी पहला सृष्टि जी कौन सी इकोनॉमी का बता रहा हूं, अभी इस पूरे चैप्टर में 2 सेक्टर ही चलेगा जब तक मैं पूरा चैप्टर खत्म ना करा दूं, और जैसे ही पूरा चैप्टर खत्म होगा केंद्रीय थ्योरी तक, तब मैं स्टार्ट करूंगा 3 और 4। हाँ जी नंदिनी जी। बेटा अभी वो बताया नहीं है, बस एक टर्म होती है लीकेज एंड इंजेक्शन, वो तीनों इकोनॉमी में करते हैं कौन? इंटरमीडियरीज, जो कि क्या होते हैं? बैंक्स। अब वो कैसे वर्क करेगा मैं बताता हूं, ठीक है। अब मैं बना रहा हूं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और कौन सी इकोनॉमी है? 2 सेक्टर, 3 और 4 बाद में, बिल्कुल एंड में। बहुत ध्यान से बेटा, आपको एक फ्लो टाइप का बनाना है, साइकिल टाइप की, थोड़ा स्पेस का ध्यान रखना, आधे पेज में बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आधा पेज से थोड़ा कम है तो फ्रेश पेज ले लेना, वरना भसड़ हो जाएगी पेज में, थोड़ा छोटा छोटा करना फिर। भाई देखो मैंने यहाँ स्पेसिंग ले रखी है, या तो पहले बनने दो पूरा फिर बनाना, रुक जाओ पहले। बेटा देखो 2 सेक्टर में पहले कौन है? ये कौन है? मेरा हाउस होल्ड। और बेटा दूसरी पार्टी कौन है? फॉर्म। सबसे पहले गौरव भाई, सबसे पहले बेटा हाउस होल्ड और फॉर्म में सबसे पहले होती है प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज की। गौरव भाई प्रोडक्शन कौन करेगा? फर्म करेगी। इन दोनों में से प्रोडक्शन कौन करेगा? फर्म। लेकिन प्रॉब्लम है फर्म को प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन पढ़ा हुआ है तुमने, प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए होते हैं? इनपुट फैक्टर्स ऑफ, वो किससे मिलेंगे? हाउस होल्ड, क्योंकि और कोई तो है नहीं, मतलब इसको ना फैक्ट्री डालने के लिए लैंड चाहिए, किसका? वो किसी हाउस होल्ड का ही होगा। इसको लेबर चाहिए, वो कौन होंगे? हाउस होल्ड वाले बंदे। इसको मान लो कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, प्लांट एंड मशीन चाहिए, सारे फैक्टर्स कहां से मिलेंगे? तो बेटा सबसे पहले स्टेप में ये जो भैया है हमारे हाउस होल्ड जो है वो सबसे पहले स्टेप में हाउस होल्ड फर्म को देता है फैक्टर सर्विसेज। बेटा क्या देता है? फैक्टर। फैक्टर सर्विसेज आपको पता है सबको, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। क्लियर है? अच्छा ये जो सर्विसेज है प्रसन्न ये फ्री में देगा? भाई पैसे लेगा ना। तो बेटा इसके बदले यहां पे फर्म जो है ना, फर्म हाउस होल्ड को पेमेंट करेगी। सर क्या देगी? वो देती है बेटा, नाम प्लीज याद रखना टेक्निकल, वैसे अब तो आपको ज्यादा इतना कुछ होगा नहीं दिक्कत, क्योंकि पहले ना ये 3 नंबर का आता था इंटर में। यहाँ पे आपको रिसीव हो गया क्या? इसको बोलते हैं बेटा फैक्टर पेमेंट्स। क्या बोलते हैं? फैक्टर। हाँ, इसके भी यहाँ पे हाउस होल्ड के लिए क्या होगा? फैक्टर इनकम। उसके लिए पेमेंट है, इसके लिए इनकम। सर क्या बेटा लैंड के बदले क्या मिलेगा? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। पीछे वाले बेटा शांति बनाए रखो प्लीज। ये समझ आया? सबसे पहला स्टेप, फर्म को क्या करनी है? प्रोडक्शन। उसके लिए फर्म यहाँ पे क्या लेगा? फैक्टर सर्विसेज, बदले में क्या देगा? फैक्टर पेमेंट्स या इनकम। प्रोडक्शन हो गई। हाँ हाँ, पहले इन्होंने ये कर लिया, अब इसने प्रोडक्शन कर ली गुड्स एंड सर्विस की। बेटा उस गुड्स एंड सर्विस को कौन खरीदेगा? तो ये अगले स्टेप में यहाँ पे जाएगा कुछ ऐसा,
अब यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे एक मिनट सर, यहाँ पे स्टेप नंबर 2, अब फर्म हाउस होल्ड को पता है क्या देगी बेटा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो उसने प्रोड्यूस करे बेटा, क्या फ्री में देगी, उसके बदले बेटा पैसा चार्ज करेगी ना, तो उससे हाउस होल्ड को फर्म क्या पे करेगा, उसे बोलते हैं फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये बता समझ आई, ये बेटा ये क्या है, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। प्रश्न आप देखो इनकम का फ्लो पता कैसे चल रहा है, पहले पैसा फर्म हाउस होल्ड को दे रहा है फैक्टर पेमेंट के लिए, फिर उसी पैसे से हाउस होल्ड क्या कर रही है, कंजम्पशन, और वो पैसा घूम के इसके पास जा रहा है फर्म, फिर फर्म से वापस क्या अगले महीने फिर इन्हें प्रोडक्शन करनी है, फिर ये सारा लैंड लेबर सब चाहिए, फिर भी पेमेंट यहाँ जाएगी, फिर ये वहां जाएगी, ऐसे ही चलता रहता है, और इसे बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। लेकिन अभी इसमें याशिका जी लीकेजेस और इंजेक्शन नहीं है, ठीक है, अब ये विदाउट है, क्लियर। अभी मैं उसमें लीकेज इंजेक्शन डालता हूं क्या होता है। अब इसमें एक चीज याद रखना बेटा, अगर आपको ना ये इंटरनल वाला पार्ट दिख रहा है, इंटरनल वाला ये और ये, अगर आप इंटरनल वाले पार्ट को ढंग से देखो तो बेटा इंटरनल वाले पार्ट में ना सबसे पहले आप देखो फर्म हाउस होल्ड को क्या दे रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज, और हाउस होल्ड से फर्म को क्या रिसीव हो रहा है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा अंदर वाले पार्ट में ना होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड, इसे बोलते हैं रियल फिजिकल या कमोडिटी फ्लो, रियल फिजिकल या रियल फ्लो रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म। जब गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज होता है मतलब काइंड ऑफ एक तरह का बार्टर सिस्टम है, गुड्स एंड सर्विस के बदले गुड्स एंड सर्विस, तो एक काइंड ऑफ ये एक तरह का क्या है, बार्टर। तो मैं यहां लिख लेता हूं, यहाँ पे ये क्या है, एक तरह का बार्टर। और आपको बचपन से पता है बेटा बार्टर सिस्टम बढ़िया था, इसमें प्रॉब्लम थी, याद है, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम थी ना। तो बेटा बार्टर सिस्टम में जितने भी ड्रॉबैक्स थे वो सारे ड्रॉबैक्स किस में है, रियल फ्लो में है, क्योंकि ये भी तो बार्टर सिस्टम ही है। तो जितने भी ड्रॉबैक्स बार्टर सिस्टम फेस करता था वो सारे ड्रॉबैक्स किसके पास है, रियल फ्लो के पास। बेटा मनी कहां से आ गया, अंदर वाले फ्लो में, अंदर वाले फ्लो को बढ़, फैक्टर सर्विसेज गई बदले में फाइनल गुड्स एंड सर्विस आया, अंदर वाले फ्लो को रियल फ्लो बोलते हैं। और प्रश्न ये जो बाहर वाला दिख रहा है बेटा, ये बाहर वाला दिख रहा है, इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें फर्म से आउटवर्ड को क्या आ रहा है, फैक्टर पेमेंट्स, और यहां से वहां क्या कर रहा है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बेटा इसको जो है ना, ये क्या है, ये है एक्सचेंज ऑफ मनी, क्या है ये, एक्सचेंज ऑफ मनी। और इस एक्सचेंज ऑफ मनी को जो है ना वो बोलते हैं क्या, मनी या नॉमिनल फ्लो, मनी या फिर नॉमिनल फ्लो। ये बात समझ आई, पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है इन टू सेक्टर इकोनॉमी विदाउट लीकेजेस एंड इंजेक्शन। अब इसमें लीकेज इंजेक्शन ऐड करूं, मेरे को बड़ी सिंपल सी बात बताओ, प्रश्न एक बात बताओ, हाउस होल्ड ना जितना पैसा कमाता है, हमारे मदर फादर हम जितना पैसा कमाते हैं, क्या जरूरी है सारा का सारा फाइनल गुड्स एंड सर्विस में डाल दे, बेटा कोई कोई बंदे क्या बैंक अकाउंट में सेविंग नहीं करते, इन्वेस्टमेंट नहीं करते, करते हैं ना। तो बेटा यहाँ पे ना बीच में एक पार्टी आती है और वो है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। कौन है बेटा, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, मतलब इनडायरेक्टली ये बैंक है। चलो यार, ये बैंक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हाउस होल्ड ना कुछ पैसा बैंक्स के पास रखवाता है और ये होता है एज सेविंग्स, नंदिनी जी से क्या बोलते हैं, और जितना भी पैसा इस फर्म और हाउस होल्ड के फ्लो से बाहर गया उसे बोलते हैं लीकेजेस। क्या बोलते हैं, तो आपको 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, सेविंग इज अ डैश, लीकेज है इंजेक्शन है, लीकेज है, क्योंकि फर्म और हाउस होल्ड के फ्लो से जो भी पैसा बाहर गया ना वो क्या है, लीकेज। बात समझ आ रही क्या, पक्की बात एकदम। और जो भी पैसा इस फ्लो में एडिशनली ऐड होता है, जैसे
यहाँ पे सेविंग जगा दी, बैंक पे डाल दी। अब एक बात बताओ, बैंक क्या करता है इस पैसे का? बैंक लोन देता है। किसको लोन देगा? इन फर्म्स को जिनको बिजनेस कर रहे हैं। तो बेटा ये जो है ना, ये आगे इस पैसे को लोन में देता है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये इस पैसे को क्या करता है आगे, इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट बोलो या लोन में देना बोलो, लेकिन बेटा पैसा तो फर्म के पास आया, यानी इस फ्लो में पैसा बढ़ेगा। और इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इंजेक्शंस। क्या बोलते हैं बेटा? तो इकोनॉमी के सर्कुलर फ्लो में जो भी पैसा उस फ्लो से बाहर गया, रिया, वो क्या होगा, लीकेज, यानी सेविंग इज अ लीकेज। और जितना भी पैसा उस फ्लो में ऐड ऑन होगा वो क्या होगा बेटा, इंजेक्शन। यानी इन्वेस्टमेंट या प्रोवाइडिंग लोन बाय बैंक्स इज व्हाट, इंजेक्शन। This is circular flow of income in a two-sector economy, including leakages and injections. शेयर मार्केट का बेटा, ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी में ना मैंने बैंक नहीं लिखा, मैंने फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी लिखा है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी सब है, LIC, इंश्योरेंस कंपनी, स्टॉक मार्केट, बैंक, जहां जहां आप पैसा सेव कर सकते हो, अपना पैसा बचा सकते हो, डाल सकते हो, हर तरीके का पैसा जो आप गुड्स एंड सर्विस में यूज नहीं करोगे वो सारा लीकेजेस हो गया। हाउस होल्ड जो पैसा अपनी साइकिल से हटा रहे हैं ना, सेविंग्स और इन्वेस्टिंग जो भी है, वो सारा लीकेज है। जब हाउस होल्ड पैसा हटाएगा वो लीकेज है, और जब फर्म को मिलेगा वो पैसा, दैट इज इंजेक्शन। जैसे मैंने स्टॉक्स में पैसा लगा दिया तो वो लीकेज हो गया, अब मैंने स्टॉक बेच दिया और पैसा फाइनेंशियल इंटरमीडिएट से वापस मेरे पास आ गया, वो क्या है, वो इंजेक्शन हो गया, क्योंकि पैसा आ गया ना मेरे पे। मैम देखिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ना, फर्म और हाउस होल्ड में पैसे का फ्लो हो रहा है। इस फ्लो में ना दो कुछ ब्रेकआउट हो जाते हैं। क्या ब्रेकआउट? कुछ पैसा हो सकता है हाउस होल्ड जो है ना वो अपनी इनकम से सेव कर ले, तो वो पैसा इस फ्लो में चलेगा, इस फ्लो से बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब वो पैसा सेव करके आप कहाँ रखते हो, बैंक में या LIC कराओगे, वट एवर, इंटरमीडिएरी कोई एक अलग बंदा होगा उसको दोगे। जितना भी पैसा इस फ्लो से बाहर गया इंटरमीडिएरी के पास, वो होते हैं लीकेजेस। और जितना भी पैसा फर्म ने उस इंटरमीडिएट से लोन लिया, बैंक से लोन ले लिया, तो वो इस फ्लो में पैसा एडिशनली ऐड हो गया ना, उसे क्या बोलेंगे, इंजेक्शन। तो ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन जो इस फ्लो से पैसा काट दे, दैट इज लीकेज। जैसे होता है ना, एक बाल्टी में छेद कर दिया तो वो क्या है, वो लीकेज है, क्योंकि अंदर के फंड्स को बाहर निकाल रहा है। और कोई भी एडिशनल पैसा मैंने डाल दिया, एक बाल्टी दी उसमें एक मग का पानी ऐड कर दिया, दैट इज व्हाट, दैट इज इंजेक्शन। उसमें पैसा आ रहा है। हाँ जी, पीछे, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, बट ऐसा होता नहीं है, ये प्रोसेस होता है वैसे। इंटरमीडिएट नहीं होगा, लीकेज इंजेक्शन चलता ही कॉलेज में। लेकिन अगर नहीं हो मान ले, तो इसका मतलब ये कि मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ, 100 उड़ा रहा हूँ, अगले महीने 100 रुपए 100 उड़ा दिए, ये होगा। हाँ नंदिनी जी, हाउस होल्ड भी तो इंजेक्शन, लीकेज, सेविंग लीकेज है। मैं ये थोड़ी बोल रहा कि फर्म ही कर रही है, कोई भी करे वो लीकेज। लोन लिया किसी ने भी, इंजेक्शन। लेकिन जनरली सेव ये करते हैं, लोन ज्यादा ये लेते हैं, तो ज्यादा जो करता है वहां पे मैंने एरो बढ़ा दिया। लेकिन ऐसा नहीं कि यही सेविंग करेगा और यही लोन लेगा, ऐसा कुछ नहीं। हाँ जी, इसका डाउट क्या लगे। हाँ जी, फिलहाल मैं आपको पूछ लेते हैं, बैंक को नहीं, ये गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है, बट ये बैंक्स और इंटरमीडिएट को आप यहाँ। हाँ जी, और कोई? चलो भाई नोट कर लो। प्रश्न में समझ आया आपको बेटा? ये मनी फ्लो, रियल फ्लो समझ आया? बहुत बढ़िया बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चे, आई होप सबको क्लियर है। अगर किसी को कोई भी डाउट है बेटा प्लीज बता दो। पीछे गौरव भाई बड़ा मुस्कुरा रहे हो, क्या हो गया, क्या हो गया? खुश है गौरव भाई आज? नोट कर ले बेटा, कर लिया। नेक्स्ट हेडिंग डालो। अरे इससे कनेक्टेड है यार, बंद फिर बीच में ब्लॉक थोड़ी करूंगा। अच्छा ये भी नहीं लिखा। आज मैं रेड बुल पी के आया, रेड बुल के पीछे थक गए क्या? थकना नहीं है संचित भाई, थके हो क्या? छोटू ये टॉपिक, हेडिंग डालना बेटा। डिफरेंस बिटवीन
जो बातें करेगा मैं क्लास एक और टॉपिक खींच दूंगा। दिखा ये तुम्हारा तो सैटरडे को टेस्ट भी बोला मैंने यार। फुल इको ना, माइक्रो वाला, हाँ, और बिजनेस साइकिल भी है। नहीं, बिजनेस साइकिल मैक्रो में आता ना, फिर तुम कोई लूप होल ढूंढ लो कि आपने माइक्रो बोला था। आजा भाई सुनो बेटा, एक साइड लिखो स्टॉक, एक साइड लिखो फ्लो। प्रसन्ना जी वैसे आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, डिमांड पढ़ा है आपने मेरे साथ, मैंने वहां पे भी बताया था। डिमांड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, याद है ना, क्योंकि वो मेजर होता था। फटाफट लिखेंगे भाई, आता है बच्चों को, बट हम लिख लेते हैं। पहला पॉइंट, स्टॉक में लिखना बेटा, वेरिएबल मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। वेरिएबल मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ, जैसे मनी सप्लाई, जैसे क्या मनी सप्लाई, जैसे प्रश्न ना, बैलेंस शीट होती है ना, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट जो होती है ना बेटा, वो हमेशा बनती है 31 मार्च को। मतलब वो एसेट एंड लायबिलिटी बताते हैं जो 31 मार्च को बिजनेस में है। बैलेंस शीट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, बैलेंस शीट इज अ, ठीक है। वेल्थ, अगर आप पूछो सर आपकी वेल्थ कितनी है, तो वेल्थ का मतलब है आज, आज मेरे पास पूरा क्यूमुलेटिव में कितना पैसा पड़ा है आज। वेल्थ इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। आ जाएगा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्टॉक वेरिएबल नहीं है, ठीक है ना। वेरिएबल मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, बेटा जीडीपी हमेशा फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। जीडीपी कभी आप, जीडीपी का मतलब होता है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन इकोनॉमी। तो क्या एक दिन का प्रोडक्शन देखेगा या पूरे साल में। नेशनल इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग ईयर में लेते थे ना। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ लिखो वेरिएबल मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वेरिएबल मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। संचित भाई सेकंड पॉइंट, बेटा स्टॉक हमेशा याद रखना, स्टॉक एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट होता है। कैसा कॉन्सेप्ट, स्टैटिक। ऑन दी अदर हैंड फ्लो इज ऑलवेज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। स्टॉक को हम एक टाइम पे मेजर कर रहे हैं तो वो स्टैटिक है, लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस में आप लेते हो इनकम एंड एक्सपेंसेस पूरे साल के, राइट, पूरे साल के ले रहे हो ना, तो वो कैसा है, वो फ्लो है और वो डायनेमिक है, ऊपर नीचे होता रहेगा ना। आपने एक ट्रांजेक्शन करा, चेंज हो जाएगा प्रॉफिट, हो सकता है आपने ज्यादा एक्सपेंस कर दिए तो वो किस में हो जाएगा, लॉस में। ज्यादा रिसीट आ गई तो वो ओवर द पीरियड, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, डायनेमिक है। स्टॉक के केस में लिख ले बेटा, नो टाइम डायमेंशन, यहां पे कोई टाइम डायमेंशन नहीं होती। हेलो, हाँ जी ध्रुव भाई, हाँ जी भाई आ जाओ, बस मैं वहीं बैठ जाऊँ, बाहर बैठ जाऊँ मैं तो। हाँ बाहर बैठो बैठो, सर होंगे शायद, आ रहा हूँ। नो टाइम डायमेंशन, बेटा यहाँ पे क्या होती है, टाइम डायमेंशन, बस। तो मैंने आज आपको कितने कॉन्सेप्ट कराए, थ्योरी के बहुत सारे कराए, बट मेजर तीन चार कराए। पहला डिस्पोजेबल इनकम कॉन्सेप्ट है, वो तो न्यूमेरिकल है, उसके पीडीएफ आज भेजूंगा, प्लीज होमवर्क में करना, और फिर हम अगली क्लास के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जिनमें डाउट होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। थर्ड मैंने आपको बताया लीकेज एंड इंजेक्शन। फोर्थ मैंने आपको बताया रियल फ्लो और मनी फ्लो, जो उधर ही था। और लास्ट फिफ्थ क्या था, स्टॉक और फ्लो। बेटा स्टॉक में आप अभी मेजर कर रहे हो ना, तो जो अभी की मेजरमेंट होती है वो स्टैटिक होती है, चेंज नहीं होती। जैसे मैंने बोला प्रश्न, अभी जेब में कितने पैसे पड़े हैं, आपने बोला 100 रुपए, ये स्टॉक वेरिएबल है, अभी की बात हो रही है, तो ये जो 100 रुपए ये 100 ही रहेंगे ना। लेकिन मैंने बोला कि प्रश्न ना, पूरे साल में आपकी जेब में कितने पैसे पड़े रहते हैं, अब ये फ्लो वेरिएबल हो गया, तो पूरे साल में क्या 100 रुपए पड़े रहते हैं, कभी 100, कभी 80, कभी 50। तो क्या होता है यहाँ पे, डायनेमिक्स होता है, चेंज होता रहता है। टाइम डायमेंशन का मतलब ये ना, क्योंकि एक दिन की बात कर रहा है तो यहाँ पे ना पीरियड नहीं होता फ्लो में, क्योंकि ओवर अ पीरियड टाइम है, तो यहाँ पे टाइम डायमेंशन होगा कि स्टार्टिंग में पीरियड होगा या एंडिंग पीरियड होगा। तो देयर इज नो टाइम डायमेंशन, देयर इज टाइम। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास, टाटा बाय बाय। होमवर्क करके लाना जो पीडीएफ भेजूंगा, वरना भूत बना दूंगा मार मार के। इनके एग्जाम्पल
अगर आप इसके एग्जाम्पल की बात करें, बेटा प्रश्न नहीं बोल तो एक बार एग्जाम्पल बता दो। बेटा इनकम है, वो इनकम है, डब्ल्यू नहीं है। एक मिनट, अभी लिख लेना। ये सारे एग्जाम्पल है भाई जो भी बताए थे। सर प्लीज प्रीवियस क्लास की भी अपलोड कर देना बेटा, बिल्कुल चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड हो जाएगी, टेंशन मत लेना। बस थोड़ा बिजी चल गया था तो कल लास्ट वाली अपलोड नहीं कर पाया। थर्ड लेक्चर और आज का फोर्थ लेक्चर दोनों अपलोड हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद।